आसमां भले ही क्यों न ऊंचा लगे आपको, पकड़ना उतना ही कठिन है, बट उतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। सामने बोर्ड का एग्जाम हो तो आप तीर मारिए, तीर। आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को देखिए और उसी पर निशाना साधिए। यदि चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन और फास्फोरस। जल्दी बताइए। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम ऑप्शन पर बात करते हैं। तो ऑप्शन में अधातु, सबसे पहले हम अधातु को जानते हैं, अधातु क्या है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अधातु और धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो बच गया धातु जो क्षारीय होता है। धातु कैसा होता है? क्षारीय। तो अधातु की प्रकृति पता चल गया कि अम्लीय है और धातु की प्रकृति क्षारीय है। कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं। धातु जो होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अपवाद है सीसा। सीसा अपवाद है। सीसा धातु होते हुए भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। जबकि अधातु की बात करेंगे तो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। अपवाद है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जिसके कारण यह सुचालक होते हैं। नहीं तो अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। धातु में प्रत्यास्थता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं क्षणभंगुर होती है। और बउआ, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, बट बउआ बहुत ज़्यादा अपवाद है। दूगो अपवाद है, याद कीजिए। अपवाद नंबर 1, पारा एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप याद कीजिएगा कि पारा एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। लिथियम एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। किस तापमान पर? कमरे के तापमान पर। अधातु की बात करेंगे तो अधासु जो अधातु हैं ये ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में रहते हैं, इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अब ऑप्शन में आ गया फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। तो फास्फोरस के विषय में बता दें कि हमारा जो दांत है और हमारे जो शरीर के बोन है, हड्डी है, उनमें सहयोग करता है कैल्शियम के साथ उनके निर्माण में। दूसरा बात, फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है जो वायु से प्रतिक्रिया कर लेता है। यही कारण है कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। एक बात और याद रखिए, किरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। किरोसिन तेल में सोडियम के रिबन कहिए या सोडियम कहिए, उसको रखा जाता है। चूहा मारने के दवा में फास्फोरस का यूज होता है और माचिस उद्योग में। यहाँ पर सल्फर आया है, तो सल्फर हम लोग प्याज खाते हैं कि ना, लहसुन खाते हैं कि ना, मूली खाते हैं कि ना। प्याज और लहसुन के बिना खाना तो अधूरे लगेगा, अच्छे नहीं लगेगा। तो प्याज और लहसुन में भरपूर मात्रा में सल्फर मिलता है। क्या मिलता है? सल्फर मिलता है। फूलगोभी में भी मिलता है, मूली में भी मिलता है। सल्फर के विषय में एक बात और जानिए कि यह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। दोनों का कुचालक होता है। सल्फर विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। और एक बार और, सल्फर का एक यौगिक है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप रसायनों का सम्राट कहते हैं। रसायनों का सम्राट कहते हैं। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। एक दो और बात हम जान लेते हैं।
क्या सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का बात आ गया, तो क्लोरीन जो है, यह जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, यह क्लोरीन, यह वर्ग 17 का तत्व है, वर्ग 17 का तत्व है, जिसका संयोजकता हमेशा एक होता है। जिसका संयोजकता क्या होता है? एक होता है। वर्ग 17 में जितने भी तत्व है उन सबका संयोजकता क्या होता है? एक होता है। और इनका क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह 17 है और द्रव्यमान कितना है? 35.5। वर्ग 17 के तत्वों को हम याद कैसे करेंगे? वर्ग जो 17 है उसके तत्वों को हम याद कैसे करेंगे? तो वर्ग 17 के तत्वों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वर्ग 17 के तत्वों को हम याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक है फकल बरियात, फकल बरियात, फकल बरियात, फकल बरियात, फकल बरियात। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीन, एस्टीन, एस्टीन। तो इन सब की जो संयोजकता की बात आएगी तो एक होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बउआ, किसी भी आवर्त सारणी में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कुछ और प्रश्न यहाँ से निकलेंगे। तत्व का क्षारीय ऑक्साइड का गुण भी बढ़ता है, क्षारीय ऑक्साइड भी बढ़ता है, क्षारीय ऑक्साइड भी बढ़ता है। तीसरा बात, परमाणु का आकार भी बढ़ता है। फ्लोरीन से क्लोरीन हुआ, क्लोरीन से ब्रोमीन हुआ, फ्लोरीन F6, क्लोरीन Cl17, फ्लोरीन जो है उसके बाद क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, एस्टीन हुआ। तो ऐसे बढ़ रहा है। इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार भी बढ़ता है, लेकिन संयोजकता समान होता है, सबका संयोजकता एक है। पांचवी बात, अम्लीयता का गुण में कमी आता है, अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति में कमी आता है, आयनिक विभव भी कमता है, आयनिक विभव कमता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी कमी होती है और विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी कमी होती है। इतना बातें यहाँ समझाने, दो और मात्र बातें। सोना को नोबेल एलिमेंट कहते हैं बउआ। सोना के कौन एलिमेंट? नोबेल एलिमेंट। और सबसे हल्का तत्व और अधातु हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। जबकि सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम है और भारी तत्व पूछेगा तो ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम, ओस्मियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया COOH, COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो COOH यहाँ पर बहुत ही अच्छा। इसको देखिए, यहाँ पर इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो भी अणु होते हैं वे सारे एसिड होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। कोई दिक्कत? और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ और हम अभिक्रियाशील मूलक को याद करेंगे। OH देता है। क्या? OH, OH। तो इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। दूसरा देगा COOR, COOR। तो इसको एस्टर समूह कहते हैं। कौन समूह कहते हैं? एस्टर, एस्टर समूह कहते हैं, इसको एस्टर समूह कहते हैं। यदि आपको फिर दे सकता है O और इधर भी वन, इधर भी वन, तो इसको ईथर ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? बउआ ईथर ग्रुप कहते हैं। और यदि आपको
CONH2 दे देगा, CuNH2, तो इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? एमाइड ग्रुप। कौन ग्रुप? एमाइड ग्रुप कहते हैं। फिर यदि आपको CHO दे दिया तो इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं CHO को। फिर यदि आपसे CO दे दिया, क्या दे दिया? CO दे दिया, इसमें 2 बॉन्ड रहता है ऐसे, ओ एगो इधर एगो इधर, इसको हम CO को कीटोन ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? कीटोन कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं CO को। यदि फिर आपको NH2 ग्रुप दे दिया तो इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं। इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं। इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं। कुछ और बात आप जान लीजिए। CH4 को मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। और C2H6 को एथेन कहते हैं। फिर C3H8 को प्रोपेन कहते हैं। और C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं। C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं। अर्थात एल्केन समूह, कौन समूह? एल्केन। एल्केन जो समूह है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। और एल्कीन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है किसका? एल्कीन ग्रुप का, वह होता है CnH2n। और एल्काइन, कौन? एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से जानकारी मिला। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। कौन गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर ए। तो अक्रिय गैस जो होते हैं ये वर्ग 18 में है, इनको 0 वर्ग भी कहा जाता है। इन्हीं में रहते हैं और इनकी संख्या हम देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये अक्रिय गैस है। इनमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आर्गन पाया जाता है और नहीं पाया जाता है रेडॉन। आर्गन नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18। और आवर्त कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं। अब आवर्त सारणी के विषय में हम कुछ जानकारी लेते हैं। आवर्त सारणी का पहला बार जो प्रयोग किसने किया था बनाने का? तो डोवेर्नियर ने किया था 1829 में। किसने किया था? डोवेर्नियर ने किया था। 1829 में डोवेर्नियर साहब ने ट्रायड्स रूल दिया था। कौन रूल? ट्रायड्स रूल दिया था। और पहले ट्रायड के रूप में उन्होंने जो तत्व लिया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको हम याद करेंगे ली ना के। तो ये पहला उनका ट्रायल था। सेकेंड था कासर, कैल्शियम। कासर बरौनी जाइएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ब्रोनियम। तो ये दूसरा ट्रायल था। और जो थर्ड ट्रायल था, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, वह था कल बरियात आई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो था, ये डोवेर्नियर साहब ने 1829 में ट्रायड रूल दिया था।
दूसरा प्रयास किया न्यूलैंड साहब ने, और न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया, और उन्होंने अष्टक नियम जो दिया वह मात्र कैल्शियम तक ही सीमित था। और न्यूलैंड का मानना था कि प्रकृति में मात्र 56 तत्व, कितने तत्व हुआ, 56 तत्व ही मौजूद है और इसके आगे तत्व नहीं होंगे। और उनका आखिरी जो तत्व था वह जर्कोनियम था। 1869 में मेंडलीव साहब आते हैं, और मेंडलीव साहब आते हैं और उनके समय 63 तत्व ज्ञात हो चुका था, और उन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया। कौन? मेंडलीव साहब। और मेंडलीव साहब के द्वारा 9 ग्रुप और 7 आवर्त को जन्म दिया गया, और उनका जो अंतिम तत्व था पारा था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मेंडलीव साहब का अंतिम तत्व कौन सा था? पारा था। तो यहाँ पर एक और बात हम जानेंगे कि मेंडलीव साहब के द्वारा द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया गया। किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया गया। और सबसे अंतिम प्रयास जिसको हम आज भी मानते हैं, वह है मोसले साहब का। किनका? मोसले साहब का। मोसले साहब का। और मोसले साहब ने कब दिया? तो 1913 में दिया। कब दिया? 1913 में दिया। और मोसले साहब के समय में इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया। परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया, और कुल तत्व 118 इनके समय में खोज हो चुके थे। तो इतनी जानकारी हम यहाँ से सहेजते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो बउआ जो शुद्ध जल है, यहाँ पर जल की प्रकृति का चर्चा नहीं किया है, तो जो प्योर वाटर है, तो आप मान के चलिए कि प्योर वाटर का बात कर रहा है, तो प्योर वाटर 7, जिसे वर्षा का जल, आशुद्ध जल भी कहा जाता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कुछ और हम पीएच मान जानेंगे। जैसे दूध है, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 6.5 किसका होता है? तो मिल्क का होता है। मिल्क का 6.5 होता है। कुछ और जानते हैं। आपका जो रक्त है, ब्लड, या जो ब्लड है, इसका कितना होता है? तो 7.4 रक्त का होता है। कुछ और, एक और हम बताते हैं। आपने जो पेशाब किया है, कभी आपने जाना है कि उसका पीएच मान कितना होता है? नहीं जाना है, तो जान लीजिए उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। आप जो पेशाब करते हैं उसका पीएच मान 6 होता है। और आप जो लार टपकाते हैं, अचार खाने पर लार गिर जाता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 7.4 होता है। इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपके घर से ऑक्सीजन जा रहा है, तो आप उसको क्या कहिएगा? तो उसको आप क्या कहिएगा? ऑक्सीजन जा रहा है, अर्थात उसे आप अवकरण कहिएगा। क्या कहिएगा? अवकरण कहिएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसको हमने दूर करने के लिए एक ट्रिक बनाया। हमने ट्रिक क्या दिया? ऑक्सीकरण के लिए रेल शब्द का यूज किया। किसका? रेल शब्द का। रेल, RAIL। और अवकरण के लिए गार्ड। रेल में क्या होता है? गार्ड होता है। GARD। रेल में क्या होता है? गार्ड होता है। तो हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण। जबकि हम गार्ड पर देखेंगे अवकरण, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए जी है, तो जी का अर्थ क्या है? गेन ऑफ, यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इसको मानिए। GA यहाँ पर R होगा, GARD, यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर। कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम इतना बातें जाने।
अब बायोलॉजी का प्रश्न है, अब बायोलॉजी का तेजी में जान लीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होता है, तो हिरण क्या होता है आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है आप बताइए तेजी में। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से इनमें से ये जो है ख और ग दोनों, ख और ग दोनों, अर्थात कौन कौन हो जाएगा, CO और NH3। CO कहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, हृदय के भेषजों का शीतलन कहलाता है। हृदय के भेषजों का शीतलन क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल कहलाता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा, अपने कूटपाद को फैलाकर भोजन को घेर लेता है और अपना भोजन करता है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी, और मधुमेह आयोडीन की मात्रा बढ़ जाने पर मधुमेह होता है।